अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम मुनीब हामिद है। आई एम डायरेक्टर मीडिया एंड एडवोकेसी एट पॉलिसी ईस्ट और ये स्पेशल एपिसोड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलिसी ईस्ट थिंक टैंक बेस्ड इन न्यूयॉर्क एंड इज वर्किंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज डॉक्टर तैमूर शामिल साहब, इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ पॉलिसी ईस्ट। और आपके साथ हमें ज्वाइन करेंगे एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू द सल्तनत ऑफ ओमान, एम्बेसडर नवीद सफदर बुखारी साहब। आप दोनों डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स को मैं खुशामदीद कहता हूँ। एम्बेसडर साहब, सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच और इट्स सो नाइस टू डॉक्टर तैमूर साहब जी, thank you so much. Thank you so much, and we are honored to have Ambassador Bukhari with us today. एब्सोल्युटली। ये जो एपिसोड है इसको मैं और डॉक्टर साहब दोनों जो हैं इसको को होस्ट करेंगे एंड विल बी आस्किंग द एम्बेसडर multiple questions from both ends, so the ambassador has to be prepared a bit more today because he'll be receiving questions from both the sides. So we'll open the discussion from the ambassador of Pakistan to Oman and request him to present Pakistan's position on the current geopolitical scenario जो इस वक्त पूरी दुनिया की जो है इंटरेस्ट का जो है सेंटर बना हुआ है, दैट इज द मिडिल ईस्ट। रिसेंट अभी जो है कतर के ऊपर इसराइल के जो है अटैक भी हुए हैं और सॉवरेनिटी चैलेंज की गई है, ना सिर्फ कतर की बल्कि द इंटायर मिडिल ईस्ट। एंड अभी एक इजलास भी हुआ जिसमें सारे अरब ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान शामिल थे और पाकिस्तान की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग जो है एक रिबटल और रिस्पॉन्स किया है। लेकिन the world is not satisfied from the response of the Arabs and this is all over social media. So Ambassador Saab, what is Pakistan's position and how do you see the situation evolving? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये सबसे पहले थैंक यू सो मच डॉक्टर तैमूर और मुनीब साहब आपका फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपका ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जी एंड आई थिंक इस सवाल का जवाब तो एक रोज़े रोशन की तरह आया है सब पे कि हमारी पॉलिसी क्या है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े ही इत्मीनान से ही आपको कह सकता हूँ कि हमारी पॉलिसी थ्रू आउट द लास्ट मैनी डेकेड्स व्हेन इट कम्स टू द पैलेस्टीनियन इशू इसमें कोई चेंज आपको नज़र नहीं आएगी। वी कंसिडर इज़राइल एज एन ऑक्यूपाइंग स्टेट और हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है इस पे कि देयर हैज़ टू बी अ टू स्टेट सोल्यूशन जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेलिवेंट रेजोल्यूशंस हैं उनके मुताबिक प्री 1967 बॉर्डर्स एंड विद जेरूसलम एज द कैपिटल ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेट। दैट इज़ वेरी क्लियर एंड ऑफ कोर्स दिस प्रेजेंट जो भी सिनेरियो पूरा चल रहा है, सिचुएशन चल रही है विच इन फैक्ट स्टार्टेड फ्रॉम 2023 और उसके बाद से ये चला है। तो उस पर हमने थ्रू आउट वी हैव स्टूड वेरी फर्मली विद आवर पैलेस्टीनियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ऑल्सो आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन ऑल द अरब स्टेट्स। इससे पहले ईरान के साथ जो इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट था उसमें हम ईरान के साथ खड़े हुए, इस वक्त हम कतर के साथ हैं सॉलिडेरिटी में और मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो नॉन अरब कंट्रीज़ हैं उनमें से आई थिंक वी वर the very few countries that made a statement जो भी समिट हुआ उस पर हमारी स्टेटमेंट थी। तो और यूएन में हमारी जो टीम है वहाँ पे they have been always very active, so we are very clear that Israel जो है that is an aggressor and that basically is committing genocide in the Palestinian territories and the only solution is through negotiations, peaceful dialogue and a way forward towards a two-state solution which gives Palestinians their homeland. Absolutely. Taimur bhai, if you want to shed your point of view here. जी, you rightly said, Ambassador Bukhari. मैं बल्कि इस डिस्कशन को एक और मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, वो ये कि rightly said about the political situation, especially in Middle East. But I would rather start from how do you see Pakistan-Oman relations, since you are the ambassador over there, और Oman पिछले 2 दिहाइयों में especially, rather in last 15 years, has come forward as a very strong, I would say, very mature state working on diplomacy.
तो डिप्लोमेटिक ट्रेंड्स जो हैं इंटरनेशनल और उसमें फिर पाकिस्तान ओमान रिलेशंस, हाउ डू यू सी दैट? I'll take your question in two parts. First, okay, I'll start with the Omani position or Omani policy. Right. और वो बड़ी ही, it's a very pragmatic policy, and that is that they basically have positioned themselves as a very, very honest and trustworthy mediator. एंड दिस इसकी एग्जांपल आपको रिसेंट पास्ट में JCPOA में ईरान और US और यूरोपियंस के दरमियान दे हैव अ वेरी की रोल. देन और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में भी इनका रीजनल कंट्रीज के दरमियान रिप्रोचमा कराने में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा. अभी रिसेंटली दे होस्टेड 5 rounds of indirect negotiations between US and Iran. उसमें इनका, so they have basically earned that trust of the world कि यहाँ पे बहुत ही complicated conflicts जो हैं उसमें parties जो सी हैं, they see Oman as an honest mediator and as a peace broker, deal broker. So ये तो इनका ये बड़ा क्लियर एक स्टांस है कि ये किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में they see dialogue and negotiations as the only solution, and that is the fact. Even if parties are fighting and there is a war going on, the eventual resolution will be on the negotiating table. तो ओमान का ये स्टांस है कि जी आप पहले ही क्यों नहीं बात कर लेते, जब लड़के बात करनी है तो पहले क्यों नहीं बात कर लेते. एंड दिस वी सॉ ड्यूरिंग द वेरी रिसेंट conflict between Pakistan and India. Right from day one, Oman called for peaceful negotiations to settle all outstanding disputes. So this really is something which is praiseworthy and which really shows, because it's not an easy thing to be bringing parties who are right at the brink of war or already are involved in some kind of armed conflict. Bringing them to a table and asking them to sit down and discuss. So Oman has been doing it very, very successfully, and this is one thing that they really are very proud of, and we should also praise them for that. The second part, Pakistan-Oman relations, and Taimur Sahab, I am alhamdulillah very happy to tell you that since I have been here, there has been a very, very healthy momentum in this a very important relationship. देखिए, Oman is a very, very, it's a neighbor, it's a maritime neighbor for Pakistan. हम जब नेबरहुड को देखते हैं तो हम सिर्फ अपने जो लैंड बॉर्डर्स हैं उनको देखते हैं. ओमान इज बेसिकली योर मैरीटाइम नेबर, इट्स योर फिफ्थ नेबर. उस लिहाज से देन वी हैव अ वेरी लॉन्ग शेयर्ड हिस्ट्री. ग्वादर का आपको पता है 1958 तक, उसके बाद हमारे पास आया. अभी भी देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ ओमानीज ऑफ बलोची डिसेंट who are living in Oman, a very sizable percentage in their population. So that gives us a very strong linkage, historical, or we share the faith, we share culture, or geography to hai hai. And Oman obviously is located in a very, very important region. So it's an important country in a very important region. And for Pakistan, it's a critically important region because it's just हमारे बिल्कुल doorstep पे है. And I would say that we should view Oman as the gateway. Gateway number one to the GCC, of course, because once you leave Karachi port or Gwadar port, तो पहले जो मुल्क है जो आपको नजर आता है, that is Oman. So we should be looking at Oman. And this is what I tell our business community. जब भी मेरी मुलाकात होती है हमारे business closest Middle Eastern जो state है वो ओमान है, पाकिस्तान. That is Oman. ठीक है जी. So gateway to GCC, but not only that, it's a gateway to Africa also. बिकॉज अगर आप अफ्रीका जाएँ तो आप, और इनका जो एक पोर्ट है जो कि इनकी इंडियन ओशन की कोस्ट लाइन पे है, सलाला पोर्ट उसको कहते हैं, क्लोजर टू वो है ही ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बेसिकली. और वहाँ से आप अगर आगे अफ्रीका के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. देन ओमान इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज जिनका एक डेडिकेटेड FTA है विद USA.
तो अगर हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आते हैं, यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स के जरिए यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी होती है, तो यू कैन बेनिफिट फ्रॉम दैट FTA. दे हैव एन FTA विद सिंगापुर ऑल्सो, और यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी इनके प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं. फिर GCC के FTA के तहत तो बहुत सी कंट्रीज को एक्सेस मिल जाती है. सो इट्स ऑल्दो अपनी पॉपुलेशन 5.3 मिलियन है. लोग हमारे अक्सर बिजनेसमैन कहते हैं जी इट्स अ स्मॉल पॉपुलेशन, बट जो ओमानी इनका कंपोनेंट है पॉपुलेशन का विच इज अराउंड 2.9 to 3 मिलियन, उनकी जो परचेजिंग पावर है वो बड़ी हेल्दी है. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, इज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो उनको आप कर सकते हैं. यमन इनके बॉर्डर लगता है यमन के साथ, और जब से रेड वाला इशू शुरू हुआ है, द ओनली एक्सेस टू यमनी मार्केट इज थ्रू ओमान. अब रेड सी वाली एक्सेस तो उसमें है नहीं, तो उधर आप कर सकते हैं, उसको बिल कर सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी एवेन्यूज वेयर वी कैन कोलैबोरेट. तो अब बेसिकली एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है which the government of Pakistan and the embassy here is pursuing. Economic and trade relations एक तरफ चल रहे हैं. We are also pursuing cultural dimension. We are also pursuing tourism. We are also pursuing obviously defense. हमेशा से बड़ा strong रहा, especially on the naval side. Right. हमारी naval ships यहाँ पे बड़ा regularly आती हैं. अभी भी मेरे ख्याल में इस वक्त हमारी एक ship सलाला आई हुई है, और इस earlier this year मस्कत भी आए थे, अभी दोबारा आएंगे. तो बड़ा रेगुलर इंटरेक्शन रहता है. इस साल ऑलरेडी हमारे कॉमर्स मिनिस्टर आके यहाँ पे विजिट कर चुके हैं, वेरी सक्सेसफुल विजिट. मोहसिन नकवी साहब यहाँ विजिट करके जा चुके हैं. तो ये, और कॉमर्स मिनिस्टर के विजिट में मेरे ख्याल में तैमूर साहब से जिक्र किया था कि इट वाज अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव 5-day विजिट. कॉमर्स मिनिस्टर के लिए 5 दिन निकालना बड़ा, इट्स नॉट दैट ईजी, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके निकल सका टाइम, वो यहाँ तशरीफ लाए. एंड दैट विजिट रिजल्टेड इन अ वेरी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अ 34-point एक्शन प्लान. वो जो 34-point एक्शन प्लान है उस पर अब हम काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला उसको आगे लेके चलेंगे कि किस तरह से हमने अपनी इकोनॉमिक और जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट आए उनको आगे लेके जाना. सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. टूरिज्म का जिक्र किया, और भी कल्चरल है, ट्रेड, और इसमें इकोनॉमी में तो बड़ा कुछ हो रहा है. जॉइंट वेंचर्स में बड़ा कुछ हो रहा है. रिन्यूएबल एनर्जी पे आप जाइए, IT, स्पेस, इनका बहुत ज़्यादा फोकस है IT पे एंड टेक्नोलॉजी पे, और स्पेस सेक्टर में भी इनका है. तो ये तमाम सेक्टर्स हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं कि कोलैबोरेशन जो उनसी है हमारी ज़्यादा से ज़्यादा. राइट. सो ये आपने IT का जिक्र किया. वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे मिडल ईस्ट में एंड रादर आई वुड से ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस इज द न्यू ट्रेंड. But what is Oman's specialty, I would say? ओमान को आप कैसे देखते हैं, बाकी मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स को, और फिर स्पेसिफिकली ओमान को? आपने बिल्कुल ठीक बयान किया उसका पूरा जो उसका जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पोलिटिकल. बट व्हाट इज ओमान's specialty in, rather I would say, business and then tourism? Where do you see that? टूरिज्म में तो जी इनका बड़ा क्लियर है. इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर, फ्रॉम द नेबरिंग GCC कंट्रीज. इन्होंने फोकस किया है ऑन नेचर टूरिज्म, इन्होंने फोकस किया है एडवेंचर टूरिज्म पे, और इन्होंने फोकस किया है हिस्टोरिकल टूरिज्म पे, इन्होंने कल्चरल टूरिज्म पे. तो यहाँ पे जब आप मस्कत अगर कभी तशरीफ़ लाएँ तो यहाँ पे आपको शायद उस तरह की वो हाई राइज बिल्डिंग्स और वो एक कॉस्मोपॉलिटन फील तो शायद उतनी ना मिले, लेकिन यहाँ पे आपको हिस्ट्री हर तरफ नज़र आएगी. यहाँ पे आपको प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हर तरफ नजर आएगी. सिंस इट्स अ बिग कंट्री तो यहाँ पे डेजर्ट तो है, लेकिन साथ ही यहाँ पे ओएसिस भी हैं, यहाँ पे ब्यूटीफुल बीचेस भी हैं. और अगर आप सलाला की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे इनका एक पीरियड है जिसको जुलाई, अगस्त, सितंबर, जिसको ये खरीफ सीजन कहते हैं. वो वहाँ पे टेल एंड ऑफ मॉनसून वहाँ पे उसको टच करता है, बिकॉज इट्स ऑन द इंडियन ओशन. तो उसकी वजह से वहाँ पे इन 3 महीनों में, जबकि बाकी सारा ओमान जो उनसे 40+ पे जा रहा होता है, वो जो है वो उस वक्त मिड 30s या उससे भी कम पे होता है. एंड इट्स क्लाउडी एंड इट्स रेनिंग, इट्स ब्यूटीफुल. मैं भी गया हुआ था अगस्त में, तो इट्स रियली ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक आवर नॉर्दर्न एरियाज वेदर होता है. तो इन्होंने टूरिज्म को तो इसलिए एक डिफरेंट आपको एक फील यहाँ मिलती है. तो इन्होंने अपने आप को एक डिस्टिंक्ट एक रखा है कि आप अगर बाकी GCC में जाते हैं तो आपको एक और तरह का टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. इधर आप आएंगे तो यहाँ पे इनका फोकस इन चीज़ों पे ज़्यादा है, हिस्ट्री और कल्चर पे इनका ज़्यादा है. IT में इनका जी बेसिकली इनका बहुत ज़्यादा फोकस AI पे, डेफिनेटली इनका बहुत ज़्यादा फोकस है, और AI को ये बड़ा एग्रेसिवली यूटिलाइज करना चाह रहे हैं. इनका बड़ा एक ड्राइव है टू डिजिटाइज देयर गवर्नमेंट, और जो सर्विसेज हैं उनको डिजिटाइज कर रहे हैं. और ऑलरेडी इस वक्त ये 74% ऑफ देयर गवर्नमेंट सर्विसेज दे आर डिजिटाइज्ड.
वो पोर्टल है, पोर्टल पे जाते हैं, इट्स 1 or 2 क्लिक्स और आपका काम जो है वो चल पड़ता है। ये अभी पिछले ही हफ्ते देयर वाज अ बिग एक्सपो है जिसको कॉमिक्स के नाम से कहते हैं, COMEX कॉमिक्स 2025। तो उसमें दे शोकेस्ड अ लॉट ऑफ देयर अचीवमेंट्स एंड दे आल्सो लॉन्च्ड अ लॉट ऑफ सच इनिशिएटिव्स, जिसमें बेसिकली ये digitization of their economy, digitization of all the government processes, digitization of the social welfare sector, ये तमाम इन एरियाज पे काम कर रहे हैं। इनकी एक विजन है 2040 सुल्तान हैसन की, और उस विजन के तहत इनका ये एम है कि ये जल्द अज जल्द ये जो डिजिटल साइड है उसको ग्रो करें। तो इन तमाम एरियाज में स्पेस पे, स्पेशली दुकम साइड पे इन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च किया था मेरे लास्ट ईयर आई थिंक, और अब एक और दे आर ट्राइंग टू लॉन्च another one inshallah very soon. So they are also venturing into the space sector also. IT से अलग थोड़ा मैं एक और जो इनका बड़ा एक नीश एरिया ये डेवलप कर रहे हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन है। अच्छा, क्योंकि सोलर पावर बहुत है, रिन्यूएबल एनर्जी बहुत है, तो उसको यूटिलाइज करके और फिर हाइड्रोजन को बना के, एंड देन दे हैव ऑलरेडी साइंड एग्रीमेंट्स विद आई थिंक नेदरलैंड कि वहाँ पे ये सप्लाई करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन, व्हिच इज मैनी पीपल से इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, क्योंकि उसमें पोल्यूशन का एलिमेंट वो सब नहीं, इट्स ग्रीन। तो वो फिर आप एनर्जाइज करके उससे अगर आप स्टील भी बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, तो एवरीथिंग बिकम्स ग्रीन because there is no emission and there is no global warming or all those things can be taken care of. तो अभी वो initial stages पे है, but that is one area where they are really going very fast. Right. अच्छा एम्बेसडर साहब, यहाँ पे एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था, बिकॉज आजकल पाकिस्तान में देयर बीन फ्लड्स और पाकिस्तान और ओमान का जो ट्रेड है वो भी एक अच्छा अमाउंट जो है रीच करता है, ऑलमोस्ट मोर देन $700 billion एनुअली। पाकिस्तान इस वक्त एक्सपोर्ट करता है राइस, टेक्सटाइल्स, मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेकिन recent floods have destroyed a lot. So what is Pakistan and Oman working on currently for food security? फूड सिक्योरिटी पे इनका बड़ा फोकस है जी, एंड वी आर होपफुल के इस सेक्टर में इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव मूवमेंट होगी आगे। इनका अभी जब आपने ट्रेड की बात की तो इनकी तरफ से जो ज़्यादा एक्सपोर्ट है वो ऑयल है, बेसिकली इट्स एन ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री, तो इनका तो बल्क एंड दैट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट्स द बल्क ऑफ द ट्रेड डेफिसिट दैट वी हैव। अदरवाइज आप नॉन ऑयल अगर जाएंगे तो हमारी एक जितनी ही एक्सपोर्ट्स हैं ऑलमोस्ट, हमारी भी तकरीबन 25 करोड़ होंगी, इनकी भी डॉलर्स की मैं बात करूँ 200 मिलियन प्लस है हमारी, इनकी भी 200 मिलियन प्लस ही होगी। बाकी जो फ़र्क आता है वो ऑयल की वजह से आ जाता है, जो ये हमें ऑयल और उसकी प्रोडक्ट्स से करते हैं। फूड सिक्योरिटी पे जी इनका काफ़ी ज़्यादा फोकस है। यहाँ पे ये खुद भी क्योंकि इनके पास लैंड है, और जो इनकी साउथ साइड है जहाँ पे सलाला वगैरह, वहाँ पे ग्रीनरी भी काफ़ी है, लेकिन हमने इनको कहा है जी कि सिंस पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हैज़ लैंड एंड हमारे पास फर्टाइल सॉइल भी है, तो दे कैन में बिकम, SIFC का ये एक इनिशिएटिव भी है जिसमें हम कर रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी आई थिंक प्रोडक्टिव नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, 2-3 मंथ्स, उसमें इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट्स होनी है, और उनमें हम फूड सिक्योरिटी को भी आगे लेके चलेंगे। राइस यहाँ पे हमारा बड़ा पॉपुलर है जी, वी आर वन ऑफ द आई थिंक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ राइस। यहाँ पे जो कि मार्केट में हमारे राइस और स्पेशली बासमती राइस है वो यहाँ पे हमारा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अब ये फ्लड्स के बाद अनफॉर्चुनेटली अब हमें देखना पड़ेगा कि हाउ मच इम्पैक्ट हैज़ बीन देयर, एंड उसका आगे देखेंगे कि क्या खुदा न खास्ता कोई अल्लाह करे ना ऐसा कोई इम्पैक्ट हो, लेकिन अगर कुछ होगा तो देन विल सी, बट आई थिंक आई एम होपफुल कि अल्लाह करे ज़्यादा तो इम्पैक्ट ना हो, लेकिन अगर कुछ होता भी है तो हमारी मार्केट इतनी वेल एस्टेब्लिश्ड है कि अगर हम थोड़ा बहुत कमी भी होगी तो वो हम अगले सालों में उसको दोबारा कैप्चर कर लेंगे मार्केट को, और वो एक साल कमी हो जाने से कोई इतना हमें फर्क नहीं पड़ता। हम वेल एस्टेब्लिश्ड है हमारा राइस, इसकी अच्छी रेपुटेशन है, यहाँ पे बड़ा पसंद किया जाता है। Ambassador Bukhari, किन एरियाज में would you encourage the Pakistani businessmen to focus on? And by Pakistani, I mean not just Pakistanis living in Pakistan, but globally, in US for that matter, in Europe and other countries. Where would you recommend the Pakistani businessmen to focus on in Oman? इनका the interest the Omanis mainly have is in joint manufacturing.
They have a number of special economic zones, and most of them are covered by the FTAs. So they are inviting investors to come, have joint ventures, establish their joint production plants there in various sectors, and then the product can be sold here in Oman, can be exported to the GCC, and through FTA to other parts of the world as well. So that is one area where they are really interested कि इनके साथ कोलैबोरेशन जो उनसे है वो की जाए. इसके अलावा जैसे मैंने कहा फूड सिक्योरिटी इज अनदर एरिया वेयर दे वांट टू कोलैबोरेट, एंड दैट्स एन एरिया वेयर वी I think Pakistan, even in manufacturing also we can do that. Renewable energy पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस है. They are doing a lot. Green hydrogen मैंने आपसे जिक्र किया. They are very much interested in that. वो उसमें जा रहा है. और IT तो obviously is कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें आप कहेंगे जी IT पे काम नहीं होगा. तो Oman is no exception. तो IT is also an area where they have a lot of interest. Right. जी मुनीब, आपने कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से? एक normal एक question है, that is about the visa restrictions. What is the current status of the Pakistani labor which is working in Oman, facilities और उनकी development के लिए, उनकी skills improve करने के लिए वहाँ पे local embassy उनके लिए क्या facilities provide कर रही है, और जो labor यहाँ से export होती है to Oman, पाकिस्तान में उनकी betterment के लिए भी, या वहाँ की according to the Omani system and the HR requirements, इस पे इस वक्त क्या कोई special काम हो रहा है? जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वीज़ा रिस्ट्रिक्शन जी, अनफॉर्चुनेटली मैं 7 जनवरी को यहाँ पहुँचा और 20th से फॉर्मली वो रिस्ट्रिक्शन, ऑल्दो अनाउंसमेंट कोई नहीं हुई लेकिन फॉर्मली वो आ गई. तो वो ये सारा मेरे खाते में डाल दिया गया कि ये नया सफ़ीर आया और इसने आगे वीज़े बंद करवा दिए. तो वो तो अभी तक मैं सफाई देती हूँ यार, मैंने वीज़े बंद नहीं करवाए. तो बहरहाल, बट द गुड थिंग इज़, द गुड न्यूज़ इज़ कि अभी अब से कुछ हफ्ते पहले दे एग्रीड टू ओपन वीज़ाज़ फॉर 11 प्रोफेशनल कैटेगरीज. उसमें आपके डॉक्टर्स, फिजिशियंस, ऑल टाइप्स ऑफ फिजिशियंस, डॉक्टर्स आ जाते हैं, सर्जन्स भी डॉक्टर्स आ जाते हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये 11 कैटेगरीज हैं. तो उनके तो वीज़ा जो उनसे हैं वो खुल गए हैं. अब इंशाल्लाह आज मेरी एक अच्छी मीटिंग हुई है, एंड आई थिंक विल बी अनाउंसिंग इट वेरी सून. बिजनेसमैन के लिए भी हमने एक मैकेनिज़्म इनके साथ डिसाइड कर लिया है, जिसके बाद उस मैकेनिज़्म के तहत हमारे बिजनेसमैन को भी ये वीज़ा देना शुरू कर देंगे. लेकिन ऑब्वियसली अब अगर लेट्स से हमारे यहाँ पे ऑफिशियली स्पीकिंग दे से अराउंड 315,000, 3,15,000 से 3,17,000 पाकिस्तानी ये कहते हैं ऑफिशियली, लेकिन अगर आप कुछ वो इलीगल जो हैं और उनको नॉन डॉक्यूमेंटेड जिनका एक्सपायर हो गया, वो अगर आप डालें तो 4 लाख तक हम पहुँच जाते हैं. वी आर द थर्ड लार्जेस्ट in Oman, third largest expat community after Bangladesh and India. बल्क जो है हमारा एक्सपैट का वो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड कैटेगरी में आता है. प्रोफेशनल कैटेगरी जो से है वो एक माइनर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो छोटी अमाउंट है. इनके लिए हमने अब उन पे भी वीज़े बंद हैं, तो इनके लिए अब हम इनके साथ मिलकर एक ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप कर रहे हैं, डिवाइस कर रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कुछ अर्से में हो जाना चाहिए. मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ से हमारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें इंगेज है कि हम इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ट्रेन करें, ये उन लोगों को टेस्ट करें और टेस्ट करके उनको यहाँ लेके आएँ, और यहाँ आने के बाद भी उन लोगों के पास ये मौका हो कि दे कैन फर्दर ग्रो इन देयर प्रोफेशन. तो उनको यहाँ पे आने के, ओमान में आने के बाद भी वो स्टैटिक ना हो जाए. ये अगर कोई लेट से कोई इलेक्ट्रिशियन के लेवल पे आया है, कोई कार मैकेनिक के लेवल पे आया है, कोई प्लम्बर के लेवल पे आया है, तो उसके पास ये मौका हो कि इफ़ दैट पर्सन इज़ हार्ड वर्किंग एंड ही वांट्स टू स्टडी एंड फर्दर ग्रो इन हिज प्रोफेशन, तो वो कर सके. तो ये एक पूरा एक 3 स्टेप हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ओमानियों की रिक्वायरमेंट हमें मिले. हम जो अपने वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से जो लोग निकालें वो इनको ये उनको टेस्ट करें, इनके क्राइटेरिया पे पूरे उतरे, और यहाँ पे आने के बाद भी वो फिर ग्रो कर सकें. तो दैट्स दी ओवरऑल, एक मैंने ब्रॉडली एक बड़ा ब्रीफली मैंने करके आपको ये प्लानिंग बताया जिसमें हम काम करते हैं. और इंशाल्लाह ताला आई एम क्वाइट होपफुल. सीधी सी बात है मुनीब कि आपकी जितनी इंगेजमेंट बढ़ेगी हम दोनों मुल्कों की,
उतने ही ये एवेन्यूज खुलते जाएंगे। ये बड़ी टेम्परेरी किस्म की चीज़ें हैं, ये वीज़ा रिस्ट्रिक्शन वगैरह, ये कोई इस तरह की परमानेंस इसमें नहीं होती है। पॉलिसी बहुत जल्दी इंशाल्लाह, अभी मैंने जैसे कहा 11 कैटेगरीज खुली हैं और खुल जाएंगी, तो एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है और इंशाल्लाह आगे और बढ़ेगी, और अब देखिएगा ये तमाम मामला इंशाल्लाह रिजॉल्व होते जाएंगे। डेफिनेटली और we are absolutely sure, और माशाल्लाह your able ambassadorship is there, और वो सारा हम देख रहे हैं कि over the years माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ है. How do you see the changing trends in diplomacy, Ambassador Saab, overall? Mashallah, you have great knowledge of diplomacy और आपका practical experience सारा. Diplomacy पिछले 15-20 सालों में globally आप देख रहे हैं बहुत सारे issues भी हैं, security के issues हैं. Diplomatic challenges क्या आते हैं diplomat को for yourself? How do you see the trends in diplomacy overall, globally? सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी एक ही है जी, सोशल मीडिया। जब हम आए थे आज से 25 इयर्स अगो, तब आपके पास पीटीवी एक हमारे पास सोर्स थी, वहाँ से न्यूज़ आती थी, और there used to be a space for you to sit down and reflect and come up with जो कहते हैं ना well considered policy strategy. Now there is no space for this. आप आपके पास नहीं है, आप एक खबर आई, there is a breaking news, और अभी आपने उस पर फोकस करना शुरू किया, there will be 10 more breaking news requiring your attention. तो एक तो ये आ गया। दूसरा एक ट्रेंड जो पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा हो गया है, वो ये है कि अब आपकी डिप्लोमेसी कंडक्ट भी सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है। वो जो एक बिहाइंड क्लोज डोर नेगोशिएशंस थी वो भी है, सीरियस नहीं होती है, लेकिन ऑब्वियसली the kind of discourse that is going on in social media that colors and impacts that जो सीरियस किस्म की डिप्लोमेसी है उसको भी, उससे आप अपने आप को बिल्कुल ही डाइवेस्ट नहीं कर सकते, उससे अपने आप को आप सेपरेट नहीं कर सकते, इम्यून नहीं कर सकते। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन द पब्लिक डोमेन। तो ये एक चैलेंज है, एंड आई थिंक दैट इज, बट अगेन सोशल मीडिया इज आल्सो ह्यूज अपॉर्चुनिटी। आपका मैसेज तक आप तो माशाल्लाह जो इंटरव्यू आप कर रहे हैं, जिस ऑडियंस तक आपने भी मुझसे जिक्र किया पहुँचाएंगे, मैं तो मेरे ख्याल में 100 साल भी लग रहा हूँ तो उस ऑडियंस तक नहीं पहुँच सकूँगा अगर मैं अपने तौर पे कोशिश करूँ। तो यहाँ पे एक वीडियो है जो कि उन तक मेरा पैगाम, मेरी बातचीत पहुँच जाएगी, आपके सवाल पहुँच जाएंगे। सो दैट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, कि आप जो बात करें वो बड़ी जिम्मेदारी से करें, आपकी बात की क्रेडिबिलिटी हो, आपकी बात को स्क्रूटनाइज किया जाएगा और उसको देखा जाएगा हर जगह। तो आई वुड से कि ये एक मिक्स्ड बैग जैसी सिचुएशन है। इट्स हाउ यू यूटिलाइज इट। कॉन्फ्लिक्ट्स में नॉर्मली ये एक चैलेंज आ जाता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स में यू नीड कि आपको आराम से बैठ के आप कहीं बात कर सकते, सेंसिटिविटी भी होती है उसकी ऑब्वियसली जी, वो सब कुछ है। तो वो उसमें फिर ज़रा फिर एक वो जो डिसइंफॉर्मेशन और वो सारा जो एक मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन बोथ चीज़ें जब चल पड़ती हैं तो देन इट कंपाउंड्स द चैलेंज। So that is where I think this is the biggest difference I feel in diplomacy 25 years ago, 20 years ago, and right now. Right. जी मुनीब, आप you have a question? And मतलब misinformation and disinformation की ही बातचीत हो रही थी, तो we know कि how the trends have changed around the globe, and it's a hybrid warfare, information warfare, soft power को है, उसकी utilization है। बहुत सारे मुल्क जो हैं हमसे इसमें आगे हैं। तो मैं जिस एम्बेसडर साहब से ये पूछना चाह रहा था कि how is the Pakistani embassy promoting the soft power Pakistan tradition, culture, norms as a society, as a nation in Oman? जी, उसमें मुनीब मेरे लिए आसानी ये है, और मेरे ख्याल में दिस गोज फॉर दी ऑल दी कंट्रीज, जीसीसी कंट्रीज, कि यहाँ पे हमारा डायस्पोरा माशाल्लाह बड़ा स्ट्रॉन्ग है, 4 लाख लोग हैं, एंड दे आर वेरी एक्टिव। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ कोलैबोरेट करके कल्चरल इवेंट्स मुसलसल होते रहते हैं, पाकिस्तान का कल्चर मुसाहिब में दिया जाता है। बट आई डू ऑल्सो रियलाइज़ के एज एन एम्बेसडर मुझे अगर इफ़ आई हैव टू प्रोजेक्ट माई कल्चर टू द गवर्नमेंट विद इन द गवर्नमेंट सर्कल्स, जो सोसाइटी के हायर एचेलॉन्स हैं,
तो उसमें आपको ज़रा एक एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह ताला इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले साल में आई एम प्लानिंग फ्यू एक्टिविटीज़। अभी मैं स्पेसिफाई नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि अभी वो इनिशियल स्टेजेस पे हैं, अभी हम उन पे डिस्कशन कर रहे हैं। But this is the idea to present पाकिस्तान टू ओमानीज, और बल्कि उनमें से कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनमें दोनों मुल्कों को हम ये मौका दे रहे हैं कि ओमानीज को पाकिस्तान का पता चले और पाकिस्तानियों को ओमान का पता चले। तो उसमें मेरे ख्याल में अगर मैं इस वक्त सोचूं तो 3-4 ऐसी एक्टिविटीज़ तो मेरे बिल्कुल जहन में हैं जो कि हम आगे लेके चलेंगे। लेकिन इट्स अ वेरी रेगुलर थिंग है, जहाँ पे हमारे आर्टिस्ट माशाल्लाह आते रहते हैं। अभी एक मुशायरा हो रहा है अगले महीने। मैंने एक जहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिया है जी, वो ये है जिसमें मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं काम कर सकूँ, अल्लाह करे मैं कर सकूँ काम, कि हर साल मार्च का आखिरी हफ्ता, द लास्ट वीक ऑफ मार्च, वी शुड सेलिब्रेट इट इन ओमान एज पाकिस्तान्स कल्चर वीक। वी शुड स्टार्ट विद 23rd of March, जब हम अपनी ऑफिशियल रिसेप्शन भी करते हैं, एम्बेसी करती है, एंड देन फॉर द एंटायर 1 week टिल 30th और 31st of March हम इवेंट्स करें, हर दिन करें या एक दिन छोड़ के 3-4 इवेंट्स भी कर लें कम्युनिटी को साथ लेके, जिसमें पाकिस्तान के वेरियस फेसेट्स ऑफ आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशंस आर प्रेजेंटेड हियर, आवर सेलिब्रेशंस आर सेलिब्रेटेड हियर, आवर फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड हियर। तो वो एक मेरा आइडिया है, एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट विद द कम्युनिटी। तो ये 2-3 प्रॉन्ग पे बात चल रही है। एक तो कुछ डेडिकेटेड इवेंट्स हैं, वो तो मैं एम्बेसी करेगी, लेकिन साथ ही कम्युनिटी के साथ मिलकर ये कल्चर वीक वाली भी हम चीज़ लेके चल रहे हैं इंशाल्लाह। This is, I think, an excellent idea, cultural week for Pakistan, or and also probably having artists from Pakistan and Oman और बाकी एजुकेटेड लोग हैं। कल्चर में मेरा ख्याल है एकेडेमिया भी कल्चर में शामिल है, बाकी भी सोशल मीडिया जिस तरह आपने फरमाया अभी, दिस इज ऑल इन कल्चर आई वुड से, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू strengthen the cultural ties definitely. एक जब भी मैं ओमान के बारे में पढ़ा है, ओमान का आप जिक्र करें, और सुल्तान अल काबूस इज द लेजेंडरी सुल्तान, was the legendary sultan of Oman. His leadership and the way he transformed Oman, और फिर अब जिस तरह आप देख रहे हैं क्वालिटी ऑफ लीडरशिप पे थोड़ा हमें बताइए कि हाउ डू यू सी ओमान, क्योंकि लीडरशिप बहुत मैटर करती है जब भी आप ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट अ रीजन दैट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ बिकॉज ऑफ एबल लीडर्स। टेल अस अबाउट दैट। जी, आई थिंक सुल्तान काबूस को अगर आप मुवाजना करें तो मेरे ख्याल में जैसे हमारे लिए कायद आज़म की पर्सनैलिटी है, साउथ अफ्रीकन्स के लिए नेल्सन मंडेला की पर्सनैलिटी है, सुल्तान काबूस का वो स्टेचर, वो रोल है ओमान के लिए, ओमान की हिस्ट्री में, और मेरे ख्याल में इस रीजन की हिस्ट्री में। वो जिस वक्त बरसरे इक़्तिदार आए, उस वक्त ओमान काफ़ी मुश्किलात का शिकार था, इंट्रोवर्ट था, बिल्कुल बाहर की तरफ नहीं देख रहे थे। ये अंदर एक सिविल वॉर भी चल रही थी इनकी सलालती तोफार रीजन में। उन्होंने इसको ओपन अप किया, उन्होंने बिल्ड किया ओमान। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, आप एजुकेशन ले लें, आप हेल्थ ले लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स ले लें, ठीक है जी, आप किसी भी चीज़ की तरफ देखें तो वो आपको 1970 ऑनवर्ड्स ही बिल्ड होता हुआ नजर आएगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस विद यू तैमूर साहब के एंड मुनीब साहब के, आपको इन तमाम एरियाज़ में पाकिस्तानी पायनियर्स नजर आएंगे। इनका फाइनेंशियल सेक्टर आप ले लें, बैंकिंग में आप ले लें, डॉक्टर्स अभी भी माशाल्लाह ऐसे डॉक्टर्स यहाँ पे हैं जो हैं, काम कर रहे हैं, जो कि अर्ली 1970s में आए थे। दे एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल्स हैं, दे स्टार्टेड दोज हॉस्पिटल्स, वो भी माशाल्लाह भी है काम कर। तो सुल्तान काबूस का ये एक बड़ा रोल था, और मेरे ख्याल में उन्हीं के ये विजन थी। एक तो उन्होंने कंट्री को स्टेबलाइज किया, जो सिविल वॉर थी वो ख़त्म हुई उनके ही दौरे इक़्तिदार में, और फिर उन्होंने कंट्री को इकोनॉमिक पाथ की तरफ लेके गए। तेल तो इनका 1950s में निकल आया था, लेकिन उसकी सही फिर डिविडेंड्स को किस तरह से इकोनॉमिक बेनिफिट्स उसके लेने हैं और आवाम तक पहुंचाना है, और आवाम की फलाह, उसमें आपने वेलफेयर ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, उस पर उनका फोकस था। तो वो ये तो एक उनका रहा। लेकिन इंटरनेशनली ओमान को एक ऐसे मुल्क के तौर पे सामने लेके आना कि जो
कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होता, जो कि सिर्फ बिलीव करता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पे, डायलॉग पे, निगोशिएशंस पे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे। ये उन्हीं के दौर में आपको शुरू होता नजर आएगा, जो कि फिर अभी भी इनकी पॉलिसी चल रही है और अब तो बहुत हद तक हमारे सामने है पॉलिसी। तो आई थिंक सुल्तान काबूस आपने बिल्कुल ठीक कहा। आई वुड से कि ये तो यूनिवर्सिटीज़ का काम है कि वो जब लीडरशिप की स्टडीज़ करें, लीडरशिप और मैनेजमेंट के ऊपर जाएँ, आई थिंक आई वुड डेफिनेटली से दैट ही वुड बी वन ऑफ द लीडर्स जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए फॉर आवर कमिंग जनरेशंस, को उनको पढ़े, उनको सीखें उनसे। डेफिनेटली आपने मेंशन किया यूनिवर्सिटीज़ को, और बाय द वे लीडरशिप की जब बात हो रही है, यूएई के अल नहान जो है उनके जो शेख थे, देन वी हैव ली क्वान यू इन सिंगापुर, सो दीस एंड देन सुल्तान अल कबूस इन ओमान, सऊदी अरब में शाह फहद और उनसे पहले जो जितने लोग हैं। तो द लीडरशिप ऑब्वियसली एज यू राइटली सेड मैटर्स अ लॉट। यू मेंशन्ड academic learning. How do you think that Pakistan and Oman can improve their academic and research coordination? क्योंकि मेरा ख्याल है ये बड़ा important है पाकिस्तान को academically connect करना ओमान के साथ ग्लोबली, बल्कि और somehow ये देखने में आता है कि बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है पाकिस्तान की तरफ से। उस हवाले से आप क्या recommend करना चाहिए? Allow me to add another question in this one because it's related. Right. With this academy और पाकिस्तान की researchers में साथ में ये जो पाकिस्तान में young entrepreneurs हैं and you know seeking investments and opportunities, उनको भी link up करने के लिए with the industries in Oman, if you could, ये add up हो गया, मुझे similar question लगा, मैंने add कर दिया बीच में। जी एजुकेशनल सेक्टर में जी बड़ी कोलैबोरेशन का रूम है यहाँ पे, और रिसर्च में दे वांट टू कोलैबोरेट। अभी पिछले जब मैंने जिक्र किया ना कॉमिक्स में हमारी कुछ मैं अभी नाम नहीं लूँगा, यूनिवर्सिटीज़ आई हुई थी जो बड़ी लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च वगैरह में, तो उनकी बड़ी अच्छी यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह हुई, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है कि उसमें कोलैबोरेशन बढ़ाई जाए, एक्सचेंज ऑफ रिसर्च, एक्सचेंज ऑफ फैकल्टी, एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स, उस पर इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं। जो मुनीब का, और हाँ एक और बात कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे टीचर्स हैं बड़ी ही अच्छी तादाद में। वी हैव आवर पीपल, आवर टीचर्स प्लेस्ड एट वेरी हाई पोजीशंस इन देयर वेरी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़। अभी कल ही मुझे मिल के गए एक यूनिवर्सिटी में वो डीन है, वो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ में हमारे लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी वो ग्राउंड वर्क तो हुआ है। सिर्फ इशू यही है जो आपने हल्का सा इशारा किया कि हमारा फोकस होना चाहिए हमारी तरफ से। अभी भी थोड़ा सा वो होता है कि जी ओमान की पॉपुलेशन कम है यहाँ से, तो हमारी अब कोशिश यही है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ थोड़ा इस तरफ भी देखें। यहाँ पे हर साल एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक एजुकेशन रिलेटेड एक एग्जीबिशन होता है, एक्सपो होता है, हर साल मेरे ख्याल में स्प्रिंग में होता है। इस साल हमारी इतनी अच्छी नहीं थी उसमें पार्टिसिपेशन, बट आई एम नॉट ट्राइंग कि नेक्स्ट ईयर वी हैव मोर यूनिवर्सिटीज़, ताकि वो आए अपने आप को यहाँ पे आके बताएं ओमानियों को कि जी पाकिस्तान में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो एजुकेशन सेक्टर में दैट इज़ वन ऑफ द एरियाज। बेसिकली तैमूर इस वक्त जो फोकस है ना वो है कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप पे। हम सिर्फ ट्रेड पे बात ये नहीं चाहते कि हम ट्रेड पे करें तो बस ट्रेड पे ही कर रहे हो और कोई एरिया नहीं है। डिफेंस है तो सिर्फ डिफेंस है, और डिफेंस भी हो, ट्रेड भी हो, कल्चर भी हो, एजुकेशन भी हो, हेल्थ हो, होलिस्टिक टूरिज्म हो, हेल्थ टूरिज्म हो, ठीक है जी, ये सब कुछ होलिस्टिक हो, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव हो, सब लेके चले। तो ये उसमें एजुकेशन सेक्टर बड़ा प्रोमिनेंटली आता है। चैलेंज मुझे है कि मैं अपनी तरफ की तवज्जो इस तरफ लेके आऊँ, बट इंशाल्लाह होपफुली इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। जो मुनीब का सवाल था वो आता है बेसिकली फ्रीलांस सेक्टर और एसएमईज के ऊपर। ये दो सेक्टर्स हैं जिन पे ऑलरेडी बातचीत हुई है। मैंने बात की आपसे कि कॉमर्स मिनिस्टर आए थे यहाँ पे और उन्होंने यहाँ पे बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई, वो एक्शन प्लान मैंने आपसे जिक्र किया, तो उसमें एसएमईज का जिक्र है और उस पर भी इंशाल्लाह ताला बातचीत चल रही है। फ्रीलांस सेक्टर का भी जिक्र है, उस पर भी बातचीत चल रही है कि कैसे हम इसमें। पॉइंट ये है कि अभी इस साल 2025 में आगाज़ हुआ है इसको, इसका कंक्रीट रिजल्ट मेरी ख्वाहिश ये होगी कि जल्द से जल्द है, लेकिन ऑब्वियसली जब हुकूमतें आपस में बैठती हैं तो इट टेक्स सम टाइम। तो लेकिन आई एम क्वाइट होपफुल कि एटलीस्ट ड्यूरिंग माय टेन्योर
इनमें से काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह ताला जो आप कहते हैं ना अपने पाया तकमील तक पहुँच जाएंगी, फ्रूशन तक पहुँच जाएंगी इंशाल्लाह ताला, कंप्लीशन तक पहुँचेंगे ये इनिशिएटिव्स। और आप देखेंगे कि फिर हमारा यूथ भी इससे फ़ायदा उठाएगा, SME सेक्टर से फ़ायदा उठाएगा, आपका इंडस्ट्री सेक्टर से फ़ायदा उठाएगा। क्योंकि जब हम जॉइंट प्रोडक्शन और ये बात करते हैं, और जॉइंट प्रोडक्शन से सिर्फ ये नहीं कि हम इधर आए और यहाँ के गए, इनको भी हम मौके देंगे पाकिस्तान में। क्योंकि पाकिस्तान में जब ओमानियों को मैं क्या कहता हूँ, ओमानियों को कहता हूँ यार पाकिस्तानियों के लिए ओमान इज़ अ गेटवे टू GCC, टू अफ्रीका एंड टू द वाइडर वर्ल्ड. For you, Pakistan is gateway to South Asia, to West Asia, to China, and to Central Asia, and through Central Asia to Russia and Europe. Absolutely. तो तुम हमें उस लिहाज से देखो, गेटवे के तौर पे देखो, and they are very much interested in that. तो ये एक both ways वाला काम है, दोनों तरफ का इंटरेस्ट है इसमें। तो इंशाल्लाह ताला ये फ्रीलांस सेक्टर और SMEs पर भी तवज्जो है जी, और इस पर भी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अगले आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें निकलेंगी इसमें इंशाल्लाह। Definitely. Ji Munib, you have a question? I'm good, Dr. Saab. If you have anything else to ask or to share. I think we had a very comprehensive discussion with Mr. Bukhari, or thank you so much for your time. Anything else that you would like to highlight regarding Pakistan-Oman relations specifically? तो आप जरूर recommend कीजिए. What do you like to focus on? मैं भी बस यही आपके थ्रू कहना चाहूँगा अपने तमाम दोस्तों को जो ये वीडियो देखें, एंड स्पेशली आपने कहा ये अमेरिका में भी देखी जाएगी और इवन पाकिस्तान में देखी जाए, जहाँ पे भी देखी जाए, विजिट ओमान, यहाँ आइए और यहाँ आके इस मुल्क को देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, यहाँ पे अगर आप इकोनॉमिक साइड पे हैं, बिजनेस साइड पे हैं, उस हवाले से देखिए, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं. एंड इफ आवर फ्रेंड्स who are right now in Gulf and in Oman, they are watching this video, I would request them to visit Pakistan. Do visit Pakistan. As I did point out this whole issue of disinformation and misinformation. So maybe the Pakistan that you know from news media, definitely that is not the accurate picture. The real Pakistan you will only experience once you visit the country, once you meet the people of Pakistan, the living people of Pakistan. I have not come across a single person, मैं डिप्लोमेसी में हूँ, डिप्लोमेट से मिलता हूँ, all the diplomats who have ever served in Pakistan, no matter which country they belong to, they love Pakistan and they miss Pakistan. They want to be posted again in Pakistan. So that's the kind of country we have, alhamdulillah. And everything is, do visit Pakistan, meet people there, see the opportunities that exist in Pakistan firsthand, and then decide. Don't believe in whatever you are hearing or reading in media. There is a lot of misinformation, disinformation going on, unfortunately. So that's my message, that visit the place and then develop your own opinion. Don't develop opinions only on the basis of what's being posted on social media. Absolutely, rightly said. Ambassador Saab, thank you so much for joining us on Policy East. It was an honor and pleasure to have you and to talk to you. And of course, aapka perspective or aapke words, they matter. And hopefully, inshallah, the people in Pakistan and around the world are going to realize the true Pakistani spirit. And inshallah, we'll promote Oman in Pakistan, and we'll ask everyone to visit Pakistan. और do not believe the media. और जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे आके रह ही जाते हैं. और Dr. Taimur Shamil Saab, thank you so much for joining, and it's time you visit to Pakistan too. Definitely. Via Oman, through Oman. Via Oman, definitely. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Bukhari, for your time, and our best wishes for you, to your good office. Or mashallah, I would say keep up the good work that you are doing over there for Pakistan-Oman relations and for Pakistan's diplomacy. Thank you so much for joining us. Thank you so much for giving me this opportunity, and inshallah looking forward to meeting both of you in person also, and benefiting from your views. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much.